हाय फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड की बोक्सा जनजाति के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम बोक्सा जनजाति का निवास स्थान, बोक्सा शब्द की उत्पत्ति, वंशज, शारीरिक बनावट एवं प्रजाति, साथ ही इनकी अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न चरणों को एक व्यवस्थित क्रम से समझने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एकाग्र होकर और मुझे सुनिएगा। आपको निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बोक्सा जनजाति। बोक्सा जनजाति उत्तराखंड के 500 जनजातियों में अपना एक विशेष स्थान रखती है। बोक्सा जनजाति उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्रों में कई स्थानों पर निवास करती है। साथ ही बोक्सा जनजाति की भी अपनी विशिष्ट संस्कृति, अपने रीति रिवाज और अपनी अलग परंपरा होने के कारण लॉकर समिति ने वर्ष 1967 को इसे जनजाति का दर्जा दिया गया। लेकिन जनजाति का दर्जा देने से पहले बोक्सा 1950 में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया था और 1956 में पिछड़ी जाति का दर्जा दिया गया और वर्ष 1967 में इसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद 1981 में बोक्सा जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया। ध्यान दीजिएगा, ये सब अलग अलग हैं। अनुसूचित जनजाति 1967 में घोषित किया गया उत्तराखंड की 5 जनजातियों के साथ और 1981 में बोक्सा जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया। अब आदिम जनजाति का दर्जा क्यों दिया गया? देखिए, जो उत्तराखंड की 5 जनजातियां हैं, जौनसारी, भोटिया, थारू, बोक्सा और राजी, इन 500 जनजातियों में बोक्सा और राजी काफी पिछड़ी हुई हैं। अर्थात जो 5 जनजाति है, उन 5 जनजातियों में से जो पिछड़ी हुई हैं, बोक्सा और राजी, इनको आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया। यही कारण है कि वर्ष 1981 में बोक्सा जनजाति को भी आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया। तो शुरुआत करते हैं हम बोक्सा जनजाति का निवास स्थान। बोक्सा जनजाति निवास कहाँ करती है? सबसे पहले जब उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था 9 नवंबर 2000 को, जब उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया, तो उस समय उत्तर प्रदेश का लगभग बोक्सा वाला जो जनजाति क्षेत्र था वह उत्तराखंड को सौभाग्य से प्राप्त हुआ। लगभग उत्तराखंड का जो बोक्साड़ वाला जो क्षेत्र था उत्तर प्रदेश का, वो सभी उत्तराखंड क्षेत्र को प्राप्त हुआ। और साथ ही उत्तराखंड में जो बोक्सा जनजाति निवास करती है मुख्यतः नैनीताल और उधम सिंह नगर क्षेत्र में बोक्सा बहुल क्षेत्र, जिसको हम बुक्साड़ कहते हैं, यह क्षेत्र बोक्सा जनजाति का निवास स्थान का क्षेत्र है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार थारू जनजाति के निवास क्षेत्र को थरुआट कहा जाता है, उसी प्रकार से जो बोक्सा जनजाति का निवास स्थान है उसको हम बुक्साड़ कहते हैं। देखिए, बोक्सा जनजाति निवास कहाँ करती है? उधम सिंह नगर, मैंने देखिए चित्र में दर्शाया हुआ है। उधम सिंह नगर, नैनीताल, साथ ही कुछ मात्रा में पौड़ी और देहरादून, इन क्षेत्रों में बोक्सा जनजाति की छोटी छोटी बस्तियां हैं। बहुत अधिक जनसंख्या नहीं है, छोटी छोटी बस्तियां हैं। उधम सिंह नगर का पंथनगर, रुद्रपुर, किच्छिया, गदरपुर, बाजपुर और काशीपुर, इन क्षेत्रों में बोक्सा जनजाति का निवास स्थान है। ये उधम सिंह नगर देख रहे हैं, लगभग पश्चिमी क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में बोक्सा जनजाति की छोटी छोटी बस्तियां हैं। साथ ही नैनीताल का जो रामनगर क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा इलाका है रामनगर क्षेत्र, यहाँ भी बोक्सा जनजाति की छोटी छोटी बस्तियां हैं। पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत कोटद्वार और दुगड्डा, यहाँ भी बोक्सा जनजाति की छोटी छोटी बस्तियां हैं। साथ ही देहरादून का डोईवाला क्षेत्र और सहसपुर और विकास नगर, यहाँ भी बोक्सा जनजाति की बस्तियां हैं। ठीक है, तो क्या बोक्सा जनजाति उत्तराखंड में निवास करती है? नहीं, बोक्सा जनजाति का निवास स्थान उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में भी बोक्सा जनजाति निवास करती है। कुछ इस प्रकार से यहाँ भी बोक्सा जनजाति के निवास स्थान है। और साथ ही कुछ विद्वानों का मानना है कि जो सिरमौर हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ भी बोक्सा जनजाति का निवास स्थान है। बोक्सा जनजाति की वहाँ भी छोटी छोटी बस्तियां हैं। ठीक है, जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बिजनौर वाले जो बोक्सा हैं, जब इनका कोई सामूहिक या कोई धार्मिक कार्यक्रम एक साथ होता है, तो उसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों संयुक्त रूप से उस कार्यक्रम को करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा बोक्सा शब्द की उत्पत्ति। बोक्सा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इस चीज को हम समझते हैं। देखिए, बोक्सा शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में कहीं प्रमाणिक तौर पर कहीं लिखित उचित शास्त्र तो है नहीं, परंतु विद्वानों के अनेक मत हैं। विभिन्न विद्वान अपने अलग अलग तर्क के आधार पर अपने अलग अलग मत देते हैं। प्रथम मत को समझते हैं। जो पहला मत जाता है विद्वानों का कहना है कि जो बोक्सा समुदाय के लोग हैं, जिस समय तराई क्षेत्र में आए, तो उस समय तराई क्षेत्र एक घना जंगल का स्वरूप था।
तो इनके जीवन निर्वाह के लिए जो खाने पीने की जो प्रमुख सामग्री थी वह कंदमूल, फल और शिकार अधिक मात्रा में किया करते थे। साथ ही कुछ मात्रा में स्थानांतरित खेती करते थे। और शिकार अधिक मात्रा में करने के कारण बोक्सा जनजाति को बक्सी कहा गया। ध्यान से सुनिएगा आप, बोक्सा जनजाति की बोक्सा शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूँ। बोक्सा जनजाति को शिकार अधिक करने के कारण इसको बक्सी कहा गया और इसी बक्सी के आधार पर इनको भक्सी, बोक्सा जनजाति को शिकार अधिक करने के कारण इसको बक्सी कहा गया और फिर इसको बक्सी, बोक्सा, फिर बोक्सा कहा गया। ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है, लेकिन और भी विद्वानों के अनेक मत हैं। देखिए, जो दूसरा मत है, अगर हम बोक्सा लोगों से पूछते हैं तो कुछ बोक्सा समुदाय के लोगों का कहना है कि उनके पूर्वजों के दाढ़ी, उनके पूर्वजों की जो दाढ़ी है वो बकरे की समान लंबी दाढ़ी है जिसको बोक कहा जाता है। उसी बोक के आधार पर बोक्सा शब्द की उत्पत्ति हुई, ऐसा कुछ बोक्सा लोगों का कहना है। ठीक। जो तीसरा मत है अमीर हसन, अमीर हसन नाम का एक विद्वान आते हैं, वो कहते हैं कि जो बोक्सा शब्द की उत्पत्ति वो इक्सा शब्द से हुई है। बोक्सा शब्द की उत्पत्ति इक्सा शब्द से हुई है। अब इक्सा शब्द है क्या? इक्सा शब्द का अर्थ होता है समानता या एक रूपता। तो अमीर हसन कहते हैं कि जिस समय तराई क्षेत्र में विभिन्न जातियों के लोग आए, मध्यकाल की बात कर रहा हूँ, लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी में, तो उस समय तराई क्षेत्र एक बहुत घने जंगल वाला क्षेत्र था। विभिन्न उपजातियों के लोग आए, गहरा अध्ययन करेंगे हम इसका अलग, ठीक है, उसमें हम इतिहास को समझेंगे तब जाके समझ में आएगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जो तराई वाला क्षेत्र है उसमें विभिन्न जातियों के लोग आए, उसमें कुछ राजपूत महिलाएं भी आई, उसमें कुछ सैनिक भी आए और विभिन्न क्षेत्रों के लोग भी आए। तो ऐसी स्थिति में इस घने जंगल में जीवन के लिए एक अनुकूल परिस्थिति के लिए ऐसा आवश्यक था कि सभी लोग आपस में घुल मिल कर रहे। तो बोक्सा समुदाय में एक तरफ से भारतीय समुदाय अन्य समुदाय की तरह जातिगत भेदभाव नहीं है। तो इन्होंने इस कठिन परिस्थिति में रहने के लिए इन्होंने एक नून लोटा प्रथा अर्थात नमक लोटा प्रथा के तहत ये सभी जातियां आपस में घुल मिल गई, जिसको हमने कहा समानता है एक रूपता। इक्सा शब्द पार्थियन शब्द है इक्सा। तो अमीर हसन का कहना है कि इन्हीं उपजातियों के आपस में घुल मिल जाने के कारण जो इक्सा शब्द दिया गया, इक्सा, इसी के नाम पर बोक्सा शब्द पड़ा। ठीक है, ऐसा अनेक विद्वानों के अलग अलग मत हैं बोक्सा शब्द। ठीक है, हमने विभिन्न कारणों को समझ लिया है बोक्सा शब्द की उत्पत्ति के संबंध में। नेक्स्ट हमारा वंशज। बोक्सा जनजाति वंशज किन के वंशज है? तो वंशज में भी अनेक विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जैसे बोक्सा जनजाति स्वयं को चित्तौड़ के, राजस्थान चित्तौड़ के राजपूत पवार वंशी राजपूत मानते हैं। एटकिंसन ने भी अपने पुस्तक हिमालय गजेटर में लिखा है कि जो बोक्सा जनजाति है वो राजस्थान चित्तौड़ के पवार वंशी राजपूतों के वंशज हैं। ठीक। और कुछ विद्वानों का कहना है, विलियम क्रुक्स का कहना है, विलियम क्रुक्स कहते हैं कि बोक्सा जनजाति मराठों द्वारा भगाए गए लोग हैं। जबकि बोक्सा महिलाओं का कहना है, बोक्सा महिलाएं कहते हैं कि जिस समय मुगल आक्रमण हुए, मुगल अत्याचारियों से बचने के लिए, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए ये महिलाएं, कुछ राजपूत महिलाएं अपने सैनिकों के साथ भागकर इस तराई वाली क्षेत्र में आ गए थे। कई वर्षों तक इन्होंने अपने राजपूत पुरुषों के इंतजार करा, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने, इन महिलाओं ने ही उसी नून लोटा प्रथा, नमक लोटा प्रथा के तहत अपने सैनिकों के साथ विलीन हो गए और वही वर्तमान में इनके वंशज है। बोक्सा जनजाति की महिलाओं का कहना है कि हम राजपूत महिलाएं थी और हमने अपने सैनिकों के साथ विवाह कर लिया था और उसके बाद वर्तमान में यही वंशज है जो वर्तमान में अभी बोक्सा जनजाति निवास कर रही है बुक्सार क्षेत्र में। ठीक है। अब बताया जाता है कि जो बोक्सा महिलाएं हैं, बोक्सा महिलाओं की स्थिति सम्मानीय है। उनका कहना है कि कुछ समय तक तो उन्होंने पुरुषों के हाथ का भोजन तक नहीं किया, उनको रसोई में आने का अधिकार भी नहीं दिया। ठीक। और कुछ विद्वानों का और भी अलग अलग मत हैं। जैसे कुछ विद्वानों का कहना है कि जो प्रारंभ में जो थारू समुदाय है, थारू समुदाय और बोक्सा समुदाय ही एक समुदाय थे, एक ही थे। ठीक। अर्थात बोक्सा जनजाति और थारू जनजाति एक ही समुदाय थे, लेकिन अचानक इस वर्ग में
एक वर्ग का तंत्र मंत्र जादू विद्या का अधिक बढ़ावा होने से यह समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया, एक थारू और एक बोक्सा, ऐसा विद्वानों का मानना है। अंग्रेज अधिकारी इलियट कहते हैं, इलियट का मानना है कि जो बोक्सा प्रारंभ में शारदा नदी के किनारे बनबसा में बसे इस क्षेत्र में, और फिर जादू तंत्र मंत्र विद्या अधिक प्रचलन के कारण ये समाज से हटकर ये इस क्षेत्र में आगे पश्चिमी उधम सिंह नगर। और इस बुक्सार क्षेत्र का जो उल्लेख मिलता है हमको आईने अकबरी, अबुल फलह द्वारा लिखी गई पुस्तक आईने अकबरी में भी इस बुक्सार क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। देखिए जो भी इन विद्वानों का मत है सब अपने अपने तर्कों के आधार पर इनके मत हैं, इसके कोई स्पष्ट लिखित साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं है। ठीक, नेक्स्ट हमारा शारीरिक बनावट एवं प्रजाति। बोक्सा जनजाति की शारीरिक बनावट कैसी है और इनकी प्रजाति कैसी है, इनको समझते हैं। बोक्सा जनजाति की जो शारीरिक बनावट है, इनका कद छोटा, चौड़ी मुख आकृति, समतल नासिका, छोटी आंखें और घनी एवं लंबी दाढ़ी, और जबड़ा कुछ मात्रा में बाहर की ओर, ठीक, और होंठ पतले। यह बोक्सा जनजाति के शारीरिक लक्षण है, शारीरिक बनावट है। परंतु यह मंगोल प्रजाति के अत्यधिक निकट होने के बावजूद यह एक मिश्रित प्रजाति वाली है। अब मिश्रित प्रजाति वाली कैसे और मंगोल प्रजाति के अत्यधिक निकट कैसे, इसको समझिए बिल्कुल बारीकी से आप। मंगोल प्रजाति के अंतर्गत शारीरिक बनावट, कद छोटा, चौड़ी मुख आकृति, छोटी आंखें, समतल नासिका, यह लगभग मंगोल प्रजाति के अंतर्गत है बोक्सा जनजाति के शारीरिक लक्षण। लेकिन वो लक्षण जो मंगोल प्रजाति से अलग बना दे रही है बोक्सा जनजाति को, बोक्सा जनजाति में पुरुषों की घनी दाढ़ी और लंबी दाढ़ी, घनी एवं लंबी दाढ़ी, साथ ही उनका रंग गेहुआ और उनका जबड़ा थोड़ा बाहर की ओर, होंठ पतले। ये बोक्सा जनजाति को एक अलग मिश्र प्रजाति बना देने वाले शारीरिक लक्षण है। जबकि मंगोल प्रजाति के अंतर्गत शारीरिक लक्षण कद छोटा, चौड़ी मुखाकृति, समतल नासिका, छोटी आंखें, शरीर में बालों की कमी। यहाँ बोक्सा समुदाय में देखिए उनकी दाढ़ी है घनी एवं लंबी दाढ़ी, लेकिन मंगोल प्रजाति में स्पष्ट तौर पर शरीर में बालों की कमी। मंगोल प्रजाति में होता है कि उनका सारे रंग पीत वर्ण यानी फिर सफेद और भूरा रंग। यहाँ बोक्सा समुदाय में रंग गेहुआ रंग, ठीक, गेहुआ रंग, जो कि एक मिश्रित प्रजाति बना दे रही है बोक्सा जनजाति को। लिखा हुआ मैंने कुछ शारीरिक लक्षण में मंगोल प्रजाति के निकट होते हुए भी से शारीरिक लक्षण एक मिश्रित प्रजाति लक्षण वाली प्रजाति है बोक्सा जनजाति, ठीक। और हाँ, यहाँ तो मैंने बताया कि बोक्सा जनजाति जो विभिन्न क्षेत्रों में आके इस बोक्सार क्षेत्र में निवास करा। जैसे हमारा एटकिंसन ने बताया कि बोक्सा जनजाति राजस्थान चित्तौड़ के पवार वंशी राजपूत लोग यहाँ इस क्षेत्र में आए थे। बोक्सा महिलाओं ने कहा कि मध्यकाल में अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए वो इस क्षेत्र में आए थे। तो प्रश्न उठता है कि देहरादून के बोक्सा कहाँ से आए थे। अगर हम देहरादून के बोक्सा लोगों से हम पूछते हैं तो ये बताते हैं कि इनके वंशज, इनके पूर्वज बोक्सा समुदाय जो देहरादून के जो बोक्सा हैं ये बताते हैं कि इनके पूर्वज यहाँ गढ़वाल नरेश के निमंत्रण में आए थे। देहरादून के बोक्सा ऐसा कहते हैं कि इनके पूर्वज यहाँ गढ़वाल नरेश के निमंत्रण में आए थे और वो यहीं बस गए, ऐसा इनका कहना है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा भाषा। बोक्सा समुदाय में भाषा देखिए, बोक्सा जनजाति की कोई अपनी विशिष्ट भाषा नहीं है। प्राय जिस स्थान में जाते हैं वो वहीं की भाषा बोलते हैं। और जो हमारा उत्तराखंड का जो दक्षिणी तराई भाबर वाला क्षेत्र है वो अधिकांश जो भाषा बोली जाती है हिंदी और पहाड़ी मिश्रित भाषा बोली जाती है, ठीक। तो समझते हैं बोक्सा जनजाति की जो भाषा प्रयोग करते हैं रजभैंसी जो भाषा है पूर्वी नैनीताल में बोली जाने वाली भाषा, लेकिन प्रभाव इस क्षेत्र में भी ब्रजभैंसी का बोली की का प्रयोग है। साथ ही कुमैया भाषा काली कुमाऊं चंपावत की प्रमुख भाषा है। यह इस क्षेत्र में बोक्सा जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भी एक भाषा है। और भावरी भाषा, यह बोक्सा जनजाति की भाषा है। अब तो सामान्य तौर पर हिंदी भाषा का भी प्रयोग करने लगे हैं। बोक्सा जनजाति की आजीविका, इनकी अर्थव्यवस्था को समझते हैं। बोक्सा जनजाति की जो अर्थव्यवस्था है से सभी जनजातियों की तरह इनकी अर्थव्यवस्था भी कृषि, पशुपालन एवं स्वयं की दस्तकारी पर है। प्रारंभ में जिस समय बोक्सा तराई क्षेत्र में आए तो उस समय ये अधिकांश कंदमूल, फल और शिकार पर निर्भर थे।
और कुछ मात्रा में जो मिल गया उसको बोझे अर्थात स्थानांतरित खेती, जिसको हम झूम खेती भी कहते हैं। उस जंगलों में इन्होंने झूम खेती भी की। परंतु फिर उसके बाद जैसे जैसे समय चक्र आगे बढ़ा, उसके बाद जो तराई क्षेत्र के बहुत घने जंगल थे, घने जंगलों का स्वरूप खेतों ने ले लिया। प्रारंभ में बोक्सा जनजाति उन बड़े बड़े खेतों के मालिक भी रहे, लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है कि बोक्सा समुदाय अब उन बड़े बड़े खेत, उस इस तराई वाले क्षेत्र का मालिक नहीं है। मालिक वो है जो बाहर से आए हुए लोग हैं। बोक्सा जनजाति की स्थिति अभी बहुत दयनीय है। बोक्सा जनजाति अपनी जमीन, पहले जो भूमि बोक्सा समुदाय के लोगों की हुआ करती थी, आज वो उसी खेत में मजदूरी के तौर पर कार्य कर रहे हैं और स्थिति बहुत दयनीय है बोक्सा समुदाय के अभी भी। नेक्स्ट हमारा पशुपालन। बोक्सा समुदाय लोग वाले, बोक्सा समुदाय के लोग पशुपालन भी करते हैं और स्वयं की दस्तकारी। दस्तकारी देखिए, बोक्सा समुदाय के लोगों पर कला कूट कूट से भरी हुई है। ये खास तौर पर हम बात करते हैं आत्मनिर्भर दस्तकारी, जैसे ये स्वयं भवन का निर्माण भी कर लेते हैं और स्वयं फर्नीचर का निर्माण, स्वयं लोहार, ऐसे कार्य करते हैं। और साथ ही चटाई बुनना, टोकरी बुनना, छोटी छोटी सुंदर सुंदर डलिया, और इनकी महिलाएं जो देहली में झालर लगाते हैं, इनको बुनना बहुत सुंदर सुंदर बनाते हैं। यह भी इनकी एक अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत है। भोजन देखिए, भोजन बोक्सा जन समुदाय में चावल और मछली, मछली का तो प्रयोग करते ही है, लेकिन चावल विशेष है। देखिए, चावल और मछली का प्रयोग अधिक करते हैं। चावल, क्योंकि जो तराई वाला क्षेत्र है, चावल के लिए बहुत अच्छी जगह है। चावल के लिए बहुत अनुकूल क्षेत्र है तराई, नम भूमि वाले क्षेत्र। तो इस कारण इस क्षेत्र में चावल एक साल में 2 बार उगाया जाता है। चावल एक साल में 2 बार उगाया जाता है। अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है। और साथ ही इधर पर नदी की अधिकता के कारण इधर पर मछली उत्पादन, मछली को भी अधिक मात्रा में इनके द्वारा सेवन किया जाता है। ठीक है। साथ ही पुरुष मदिरा, हुक्का, बीड़ी, सुल्फा का अधिक प्रयोग करते हैं। ये तो हर समुदाय में आम सी बात है। ठीक है। और हाँ, यही जो मदिरा, हुक्का, सुल्फा, जो ये अधिक मात्रा में ये प्रयोग कर रहे हैं, ये इनके आर्थिक विकास के लिए, इनके विकास के लिए बाधक भी है। मदिरा के लिए अधिक पैसा खर्च कर देते हैं। ठीक है। जनजातीय क्षेत्र के कुछ विकास में बाधक चीजें भी हैं, इसको हम फिर समझेंगे। सामाजिक व्यवस्था, बोक्सा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था को समझते हैं। तो सबसे पहले परिवार। बोक्सा समुदाय में जो परिवार है पितृसत्तात्मक प्रकार का होता है, परंतु महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। महिलाओं की भी प्रधानता उच्च है बोक्सा समुदाय में। और इनमें संयुक्त परिवार प्रथा और एकाकी प्रथा का भी प्रचलन है। एकाकी प्रथा का प्रचलन है। देखिए, जो परिवार पितृसत्तात्मक है, महिलाओं की स्थिति अच्छी है, कहा मैंने, वो कैसे? देखिए, बोक्सा समुदाय में जो महिलाओं की स्थिति है, वो देखिए, संपत्ति का विभाजन भी महिलाओं पर होता है। महिलाओं को तलाक विच्छेद, तलाक देने का भी अधिकार है, लेकिन तलाक देना बहुत कम मात्रा में होता है। इसके भी अनेक कारण हैं, अभी पढ़ेंगे हम उसको। तलाक देने का भी अधिकार है महिलाओं को। साथ ही महिलाओं की स्थिति बहुत देर में विकास हो रहा है बोक्सा समुदाय में। अभी हाल ही में 2019 में बोक्सा समुदाय में ब्लॉक प्रमुख पूनम रानी नाम की प्रथम महिला ब्लॉक प्रमुख निकली है। ठीक। परिवार, संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार प्रथा। देखिए, संयुक्त परिवार प्रथा आमतौर पर सभी समुदाय में हो सकती है। संयुक्त परिवार प्रथा को अगर आसान भाषा में समझे तो दो दंपति का अर्थ होता है कि दो पति पत्नी, अगर दो अलग अलग दंपति एक परिवार में रह रहे हैं, उनके बच्चे और उनके विवाहित बच्चे जब एक परिवार में रह रहे हैं, तो उसको हमने कहा संयुक्त परिवार। एकाकी परिवार, जब एक दंपति, एक ही माता पिता के बच्चे और उनके बच्चे, विवाहित बच्चे, यह हुआ हमारा एकाकी परिवार। ठीक है। संयुक्त परिवार प्रथा और एकाकी परिवार प्रथा का भी प्रचलन है, परंतु आप धीरे धीरे एकाकी परिवार प्रथा की ओर बढ़ रहे हैं। समाज, बोक्सा समुदाय, बोक्सा जनजाति मुख्य रूप से 5 गोत्रों उपजातियों में बटा हुआ है। बोक्सा समुदाय में अगर हम समाज की बात करें तो समाज के 4 वर्ग हैं। पहला जो वर्ग आता है समाज का, जो सबसे छोटी इकाई है परिवार। परिवार के बाद दूसरी इकाई है कुटुंब। कुटुंब का अर्थ होता है कि एक ही जाति के लोग या एक समूह के लोग जो आसपास में एक ही ग्रुप में रहते हैं।
वो होता है कुटुंब। तीसरा जो स्तर है गांव, चौथा स्तर है गोत्र का। गोत्र भी एक प्रकार का गांव ही है, बहुत बड़ा गांव गोत्र। ठीक, अब बोक्सा समुदाय मुख्य रूप से 5 गोत्र, गोत्र को उपजाति भी कहा जाता है, 5 गोत्र में विभाजित हैं। गोत्र अनेक हैं, लगभग 60 गोत्र बताए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य 5 गोत्र में विभाजित है उसको आप याद कर लीजिएगा, यदुवंशी, पवार, राजवंशी, प्रजा और तुनवार। बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाली परीक्षा में पूछ सकता है, यदुवंशी, पवार, राजवंशी, प्रजा, तुनवार, इनमें से कोई भी दे देगा और पूछेगा कि किस जनजाति की उपजाति है। ठीक, 5 उपजातियां हैं बोक्सा जनजाति की प्रमुख। विवाह को देखते हैं बोक्सा समुदाय में। विवाह, बोक्सा समाज में एक ही गोत्र में विवाह संबंध वर्जित है। जैसा कि मैंने बताया कि जो गोत्र होता है एक प्रकार का गांव ही होता है। गोत्र बोक्सा समुदाय में जो गांव होता है, गांव को एक परिवार के तौर पर मानते हैं। ठीक, परिवार, गोत्र को एक परिवार के तौर में मानते हैं, इसलिए अपने गोत्र में विवाह नहीं करते हैं, विवाह संबंध नहीं बनाते। इसके लिए बाहरी गोत्र में, जिसको हमने कहा बहिर्गोत्री या अंतर जाति विवाह, बहिर्गोत्री विवाह या अंतर जाति विवाह प्रथा प्रचलित है। अपने गोत्र में ये विवाह नहीं करते हैं। हाँ, जब विवाह परिपक्व हो गया, जब ऐसी स्थिति होगी कि 2 प्रेम प्रेमिका विवाह करना ही है, तो ऐसी स्थिति में कर दिया जाता है बिरादरी पंचायत में। और साथ ही वधु मूल्य प्रथा का प्रचलन। वधु मूल्य प्रथा देखिए, अभी तक जितनी जनजाति हमने पढ़ी सब में वधु मूल्य प्रथा प्रचलित थी। अब एक कैसी वधु मूल्य प्रथा प्रचलित है, देखिए, जिस समय 2 पक्षों के मध्य, वर पक्ष और कन्या पक्ष के मध्य रिश्ता होता है, विवाह होता है, तो उस समय वर पक्ष के द्वारा कन्या के पिता को शगुन के तौर पर कुछ धनराशि दी जाती है, जिसको मालगति कहते हैं। महत्वपूर्ण है, मालगति एक प्रकार के वर पक्ष द्वारा कन्या को पिता को दी जाने वाली शगुन के तौर पर एक रकम होती है, जो कि एक भारी मात्रा में भी हो सकती है, जिसको कहते हैं मालगति। अब जो ये मालगति है, इसका देखिए प्रभाव, देखिए ये जो ये रकम होती है बहुत अधिक मात्रा में होती है। यह इसी रकम के कारण बोक्सा समुदाय में जो तलाक विच्छेद है, ये तलाक विच्छेद बहुत कम मात्रा में होता है। मान लीजिए कि कोई पुरुष अपनी पत्नी को तलाक देना चाह रहा है, अगर वो उस पत्नी को तलाक देता है और फिर नई किसी अन्य महिला से वो विवाह करता है, तो उसको नए विवाह के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में रकम की जरूरत है उस कन्या के पिता को देखने के लिए, जो कि बहुत अधिक मात्रा में आर्थिक नुकसान, आर्थिक क्षति है। तो ऐसी स्थिति में तलाक बहुत कम मात्रा में होता है। वहीं अगर महिला भी अपने पति को तलाक देना चाहती है, तो अब ऐसी स्थिति में कन्या के पिता को, जो उसका पूर्व पति है, पूर्व पति ने जो उसको रकम दी थी, कन्या के पिता को उसके पति को उस भारी रकम को वापस करनी पड़ती है। तो यह एक प्रकार से बिल्कुल वचनबद्ध बिल्कुल तलाक देने से पहले बहुत विचार करना, यह मालगति यह कार्य करता है। ठीक, कन्या पक्ष द्वारा वर्ग की परीक्षा। विवाह में बोक्सा समुदाय में कन्या पक्ष द्वारा वर्ग की परीक्षा, देखिए कोई विशेष परीक्षा है नहीं। सामान्य तौर पर हर कोई समुदाय यह चाहता है कि उसकी पुत्री का जो विवाह हो वो एक सुयोग्य पति के साथ हो, सुयोग्य वर हो, उस वर कम से कम इस लायक हो कि वो अपनी उसकी पुत्री का भरण पोषण कर सके। बस इसी की परीक्षा के लिए बोक्सा समुदाय में सगाई के बाद वर कुछ समय के लिए कन्या पक्ष के वहां आता है। उस कन्या के घर में वर द्वारा खेतों में जुताई, कृषि कार्य, लकड़ी काटना कार्य और एक झोपड़ी भी बनाने के लिए कहा जाता है। अगर वो पुरुष इन कार्यों को बहुत आसानी से कर जा रहा है तो विवाह निश्चित कर दिया जाता है। ठीक, देखिए कुछ पुरानी परंपराएं हैं, अब धीरे धीरे ये कम हो रही हैं, धीरे धीरे अब ये कम होते जा रही हैं, विलुप्ति के कगार में, आधुनिकता की ओर को बढ़ रहे हैं लोग। नेक्स्ट हमारा राजनीतिक व्यवस्था। बोक्सा समुदाय में राजनीतिक व्यवस्था को समझेंगे। बोक्सा समुदाय में शांति, न्याय एवं कानून व्यवस्था एवं सामुदायिक विकास की 3 परंपरागत संस्थाएं हैं। ठीक, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत बोक्सा समुदाय में जो शांति, न्याय और सामुदायिक विकास हेतु 3 प्रमुख संस्थाएं हैं। वो संस्थाएं कौन कौन सी है देखिए आप। पहला है प्रधान, दूसरा है पंच
तीसरा है बिरादरी पंचायत या तखत पंचायत, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम प्रधान, दूसरा पंच, तीसरा बिरादरी पंचायत और तखत पंचायत। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधान की। बोक्सा समुदाय में जो प्रधान होता है, प्रधान का कार्य क्या होता है? प्रधान देखिए, जो गांव का जो सबसे पुराना परिवार होता है वहां से एक पुरुष चुना जाता है जिसको हम कहते हैं प्रधान। प्रधान का जो कार्य होता है, प्रधान का कार्य होता है कि गांव से कर को वसूलना, गांव से कर को वसूलना। यह अंग्रेजों के जमाने में अधिक प्रचलित था प्रधान। और साथ ही जब अंग्रेजी शासन काल था तो उस समय खाम गांव, खाम भूमि हुआ करती थी। खाम भूमि का अर्थ ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट की है, जो सरकारी भूमि हुआ करती थी, उसको खाम भूमि कहा जाता था। और उस खाम भूमि, उस सरकारी भूमि को गांव के लोगों को बांटना, उस पर कृषि करवाना, उस पर बीज बुलवाना और उस भूमि को बांटना, जो प्रमुख कार्य देखता था वो प्रधान देखता था। ठीक है, प्रधान के ये कार्य थे, जिसमें जो प्रमुख कार्य थे हमारा ग्रामीण से कर वसूलना, यह प्रधान का कार्य था। जो दूसरा स्तर है वो है पंच, राजनीतिक व्यवस्था का पंच। अब पंच है क्या? पंच देखिए, गांव स्तर पर एक न्याय व्यवस्था है, समझ लीजिए। पंच गांव स्तर पर, एक छोटे गांव स्तर पर एक न्याय व्यवस्था है जिसको हम पंच कह रहे हैं। इसको हम बिरादरी पंचायत भी कह सकते हैं। गांव स्तर का बिरादरी पंचायत, गांव स्तर की बिरादरी पंचायत है। और यह गांव स्तरीय विवादों का निपटारा करता है। ठीक है, गांव के जो विवाद होते हैं उनका निपटारा करता है पंच। इसका मुखिया होता है गांव का मुखिया। ठीक, इसका जो बिरादरी पंचायत, ग्राम स्तर की जो बिरादरी पंचायत है, उसका मुखिया होता है हमारा ग्राम का मुखिया। लेकिन जो तीसरा स्तर है, तीसरा स्तर एक बृहद स्तर है, सर्वोच्च संस्था है। देखिए, बिरादरी पंचायत यह बोक्सा जनजाति की सबसे उच्च एवं सबसे प्रभावशाली संस्था है, जिसका मुखिया तखत कहलाता है। समझने के लिए देखिए, बिरादरी पंचायत एक ग्राम स्तर की है और एक उससे सर्वोच्च स्तर की बिरादरी पंचायत। इसको हम आसान समझने के लिए हम इसको बिरादरी पंचायत, तखत पंचायत भी कहते हैं। बिरादरी पंचायत है तखत पंचायत, यह बोक्सा जनजाति की सबसे उच्च और प्रभावशाली संस्था है, जिसका मुखिया तखत कहलाता है, जो सभी बिरादरी गांव का मुखिया होता है। देखिए, एक गांव का मुखिया हमने कहा मुखिया, जो पंच कहा, पहला जो विवाद होता है ग्राम स्तर में उसको पंचिस सुलझा लेते हैं। जब ग्राम स्तर का भी विवाद ज्यादा निपट नहीं पा रहा है, बहुत उलझा अगर विवाद है, तो ऐसी स्थिति में तखत पंचायत के पास ये मामला जाता है। तखत पंचायत एक बृहद है, सर्वोच्च संस्था है, करीब 10 या 15 गांवों की एक पंचायत होती है तखत पंचायत। ठीक है, और ये तखत पंचायत के जो सदस्य होते हैं, प्रत्येक गांव का मुखिया तखत पंचायत का सदस्य होता है। प्रत्येक गांव का मुखिया तखत पंचायत का सदस्य होता है। और जो तखत पंचायत कहा मैंने, वो करीब 10-15 गांव का एक संस्था होती है, जिसको हमने कहा बिरादरी या तखत पंचायत। कार्य देखिए, जब गांव स्तर पर यदि कोई विवाद नहीं निपट पाता है तो यह मामला तखत पंचायत में आता है। तखत पंचायत के सदस्य प्रत्येक गांव के मुखिया होते हैं। ठीक, ये तखत पंचायत जो है बिरादरी पंचायत, इसके और भी बहुत बड़ा विस्तृत है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और बिरादरी पंचायत के देखिए और भी बहुत स्वरूप है, इसके 3 अलग अलग अंग हैं और उन लोगों के भी अलग अलग कार्य हैं। बिरादरी पंचायत को हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत बेहतर तरीके से और समझेंगे। इनके जो 3 अलग होते हैं, मुंसिफ, दरोगा और सिपाही, इनके कार्य को भी समझेंगे, किस प्रकार से इनका कार्य चलता है, इसको हम उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, प्रधान का जो कार्य था, देखिए ग्रामीणों से कर वसूलना और खाम भूमि जो बात कर रहे थे, ये लगभग खत्म हो चुका है। अब यह नहीं है, ग्रामीणों से कर वसूलने वाला यह सिस्टम अब नहीं है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बोक्सा जनजाति। ठीक।